हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे आपका फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक बाइनरी ऑपरेशन, जिसके ऊपर बेस्ड हमने लगभग क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और बेसिकली भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब बच्चों, इसका एक छोटा सा टॉपिक रह गया है जो है एन मोडुलो संक्रिया। इस छोटे से टॉपिक को कवर करके बच्चों फिर हम आपके एक नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो सिर्फ इसके अंदर ये एक संक्रिया रह गई है एन मोडुलो। एन मोडुलो संक्रिया बच्चों दो तरीके की होती है, एक होता है योग और एक होता है गुणा। कैसे होगा, कैसे इसको हम सोल्व करेंगे, तो वो समझिए। देखिए अब आप छोटा सा टॉपिक है बच्चों, इस बस जल्दी से ये कंप्लीट हो जाएगा। तो मान लीजिए बच्चों, हमें सेट कुछ इस हिसाब से दिया हुआ आएगा, जैसे 0 1 2 3 4 यहाँ पे लिखा हुआ आएगा +5। बच्चों देखो, सीधा योग करना सभी को आता है, लेकिन इस संक्रिया के अनुसार योग करना थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो इसको सीधे योग से कंपेयर मत करना। इसका फॉर्मूला या बेसिकली मीनिंग क्या होगा, योग संक्रिया को आप ये लिख सकते हो कि यदि A बिलोंग S है, B बिलोंग S है, तो आप लिखोगे जो A + 5B ये भी S से ही बिलोंग करना चाहिए, तभी तो एक द्विआधारी संक्रिया मानी जाएगी। और ये S से कब बिलोंग करेगा, ये S से कब बिलोंग करेगा उसकी कंडीशन देखो। तो हम लिखेंगे A + 5B। तो इसके दो रिजल्ट होंगे। A + B डायरेक्ट आएगा जब आप लिखोगे A + B, जब तक आपका लेस देन क्या है 5 रहेगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे A + B इसकी जो वैल्यू है वो डायरेक्टली A + B के इक्वल आएगी। कब तक, जब तक आपका A + B लेस देन 5 है। परंतु यदि A + B ग्रेटर इक्वल 5 हो जाए, क्या हो जाए, ग्रेटर इक्वल 5 हो जाए, उस कंडीशन में आप A + B से कितना माइनस कर दोगे, 5। क्योंकि बच्चों जो द्विआधारी संक्रिया मैंने आपको बताई थी उसके अंदर मैंने एक स्पेशल केस ये डेफिनेशन में ये बात आपको बताई है कि यदि A किसी सेट का एलिमेंट है और B, तो उनको जो आप साथ ऑपरेट करोगे तब जो आपके पास नया एलिमेंट आएगा वो भी उसी सेट का ही होना जरूरी है। यदि ऐसा है तभी वो द्विआधारी संक्रिया, नहीं था वो द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी। तो -5 करने का रीज़न यही है कि हमें क्या करना, इसके अंदर जो 4 है, हाईएस्ट एलिमेंट क्या है 4, तो 5 तक तो आने ही नहीं है, क्योंकि बाकी एग्जाम्पल से आपके समझ आ जाएगा। देखो इसको सोल्व करते हैं हम, तो देखिए एक बार, और इसके ऊपर बेस्ड कुछ संक्रिया को भी समझेंगे, जैसे 0 1 2 3 और 4। 0 1 2 3 4। नहीं समझिए बच्चों, है तो जोड़ घटा हुई, है तो सीधा जोड़, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से, बस बात इतनी है। तो सबसे पहले आप 0 को 0 में ऐड कीजिए। 0 लेस देन 5 तक वही केस रहेगा, कुछ चेंज नहीं करना है। लेस देन 5 तक वही केस रहेगा, कुछ चेंज नहीं करना है। तो 0 + 0 लेस देन 5 है, 0 + 1 1, 0 + 2 2, 0 + 3 3, 0 + 4 4। वह समझ आ गई भाई। हमें 5 माइनस कब करना है, जब ग्रेटर इक्वल हो, लेस देन के लिए नहीं है। 1 में 0 ऐड करो 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4। 1 + 4 क्या हो जाएगा बच्चों, 5। 1 + 4 यदि अब मैं डायरेक्टली 5 लिख दूं तो क्या वो इस सेट का एलिमेंट है क्या, तो आप देख सकते हो सेट के अंदर ही मौजूद नहीं है। अब बच्चों यदि वो एलिमेंट सेट के अंदर मौजूद नहीं है तो इससे एक कंक्लूजन तो कंफर्म हो गया कि द्विआधारी संक्रिया बनेगी नहीं। फिर तो हमें तो द्विआधारी संक्रिया बनानी है, इस वजह से यहाँ पे ये संक्रिया लगाई जा रही है कि A + B अगर ग्रेटर इक्वल 5 आता ही 5 क्या कर दो, माइनस कर दो। तो 5 - 5 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। अब बच्चों एक नई तरीके का एडिशन हो चुका है। 1 + 4 कितना होगा, 1 + 4 कितना होगा, 0 होगा, 5 नहीं होगा सेट के अंदर।
सॉरी बाइनरी ऑपरेशन के अंदर 2 + 0 2 होगा, 2 + 1 3 होगा, 2 + 2 4 होगा, लेकिन 2 + 3 कितना होगा बताइए? 2 + 3 कितना होगा? तो 2 + 3 5 ना होकर उससे 5 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 0। 2 + 4 6 नहीं, -5 करो तो कितना आएगा? 1। 3 + 0 3, 3 + 1 4। अब बच्चों आप 3 + 2 कीजिए, 3 + 2 कितना होता है? 5 होता है। 3 + 2 कितना होता है? 5 होता है, लेकिन 5 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? 0। 3 + 3 6, 6 - 5 1, 3 + 4 7 - 5 2, 4 + 0 4, 4 + 1 5 - 5 0, 4 + 2 6, तुम 5 माइनस करो, 7 से 5 घटाओ और ये आ जाएगा 3। तो बच्चों ये आपकी होती है n मोडुलो योग संक्रिया। क्या होती है? n मोडुलो योग संक्रिया, जिसके अंदर ये रूल होगा और उसके थ्रू आपको बच्चों ऐसे एक टेबल जनरेट करनी है। तो बच्चों द्विआधारी संक्रिया का मतलब समझ आ गया भैया? n मोडुलो संक्रिया द्विआधारी संक्रिया कैसे बनी? तो आप देख सकते हो जब हमने कोई भी दो एलिमेंट लेकर एक साथ ही संक्रिया के अनुसार ऑपरेट किया है तो जो नया एलिमेंट जो भी आया वो उसी सेट का ही एक पार्ट है, इसलिए इसे वो द्विआधारी संक्रिया बोला जा सकता है। सॉरी बच्चों। अब बात आती है कि यदि द्विआधारी संक्रिया, लेकिन जो हमने द्विआधारी संक्रिया के अंदर हम तो कुछ और चीजें पढ़ी अभी, साचर्यता, तत्समक, प्रतिलोम, क्रम विनिमय, तो क्या वो पॉसिबल है? तो देखते हैं। तत्समक बच्चों आपको सॉरी पहले साचर्यता देखो। साचर्यता के लिए एक सिंपल सी बात है, हम 3 एलिमेंट उठा लेते हैं। जैसे मान लो मैंने 2 3 4 उठाया, तो अब ये देखना है क्या ये वैल्यू एक तो ये इक्वल है या नहीं है? 3 और 4, 3 4 का रिजल्ट आया बच्चों 2, 2 का 2 के साथ रिजल्ट आया 4, ठीक है। 2 और 3, 2 का 3 के साथ क्या रिजल्ट आया? 0, 0 का 4 के साथ 4। अब बच्चों आप देख सकते हो ये साहचर्यता का सत्यापन हुआ या नहीं हुआ? दोनों बार आंसर है जो आपका वो एक जैसा आ रहा है। इसके बाद बारी आती है तत्समक की। तो तत्समक तो बच्चों आपको देखते ही पता चल रहे हैं 0, क्योंकि आप 0 को किसी भी एलिमेंट के साथ लगाओ वही एलिमेंट आ रहा है। रिवर्स देख लो, 1 + 0 1 है, 0 + 1 भी 1 है, 2 + 0 2, 0 + 2 2, तो देख सकते हो। तो यहाँ पे तत्समक क्या रहेगा? 0। प्रतिलोम देख, क्या प्रतिकव्यों का प्रतिलोम है? तो 0 का प्रतिलोम क्या होगा? 0। भाई प्रतिलोम की डेफिनेशन ये आपका तत्समक है। तो A*i यदि आपको E दे तो वो I जो है वो प्रतिलोम मानते हैं। तो देखो भाई E का मतलब है 0, तो 0 के साथ 1 के साथ कितने पर आया? 0 4, तो 1 + 4 0 हो रहा है, यानी 1 का प्रतिलोम 4 होगा और 4 का प्रतिलोम 1 होगा, ठीक है। 2 और 3 देखो, तो 2 + 5 3, तो ये दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम है और 0 का प्रतिलोम क्या होगा? 0। तो प्रतिकव्यों का प्रतिलोम बच्चों मैंने आपको कहा था तत्समक संक्रिया के लिए फिक्स होता है, लेकिन जो प्रतिलोम है वो अलग अलग होता है, ठीक है। और क्रम विनिमय, तो 2 + 4 देखो और 4 + 2, दोनों बार कितना आंसर आ रहा है? 1, अर्थात क्रम विनिमय। तो बच्चों बात समझ आई? ये है आपकी n मोडुलो योग संक्रिया। योग करने का जो प्रोसेस क्या है, फॉर्मूला क्या है, ये देखो बच्चों सारी आपके सामने उपस्थित है। एक बार इस पर नज़र डालिए सारे बच्चे, देखिए कोई डाउट है तो बताइए।
समझ आया बच्चों? सारा क्लियर हुआ होगा। अब गुणा संक्रिया और देखनी है, तो इसी सवाल में यदि हम गुणा संक्रिया बना लें तो यदि बच्चों इसी क्वेश्चन को ही यदि गुणा संक्रिया बना ले तो थोड़ा आसानी से समझ आ जाएगा आपको। और क्या, तो देखिए गुणा संक्रिया में क्या होगा बच्चों। देखो थोड़ा सा जो हमने प्लस वाले के कॉन्सेप्ट को ही यदि यहाँ पे यूज करें तो गुणा संक्रिया जल्दी समझ आपको आ जाएगी। प्लस वाले में जब हमने ऐड किया तो जैसे ग्रेटर इक्वल आया तो हमने क्या किया, 5 से माइनस कर दिया ना, तो इस बार 5 से क्या होगा, डिवाइड होगा। लेकिन आंसर भागफल नहीं, हमेशा रिमाइंडर यानी जो आपका शेषफल होता है वो आपका आंसर रहेगा। ठीक है, जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर भी लगभग बहुत सारी वैल्यूज ऐसी होंगी जिनके लिए 5 से बड़ा जाएगा। तो इस बार आप डिवाइड करोगे, उस वक्त माइनस किया था, इस बार डिवाइड, लेकिन उसमें क्या था, डिवाइड करने पर जो रिजल्ट आया वो लिखा था। इसमें डिवाइडेशन जहाँ हो रहा है वो नहीं लिखना, रिमाइंडर क्या आएगा, जो शेषफल क्या आएगा वो लिखना है। कारण मैं बता देता हूँ क्यों, क्योंकि आप जानते हो बच्चों कि जैसे मान लो 5 का 32 में डिवाइड करो तो अब 6 आपके पास आंसर डिवाइडेशन पे जाती है, तो बड़ा आ गया 6 से 5 से, सॉरी, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन आप जानते हो भाग की एक खासियत होती है डिवाइडेशन की कि जो रिमाइंडर होता है वो इस वैल्यू से सदैव छोटा होता है। जो आपका भागफल है वो इससे सदैव क्या होता है, छोटा होता है या नहीं होता, छोटा है, तो इसके अंदर ही एग्जिस्ट कर रहा है। आई बच्चों बात समझ में? तो करते हैं इसको। तो सबसे पहले बस 0 इंटू 0 का तो किसी में मल्टीप्लाई करो बेटा, 0 ही रहेगा। कोई डाउट रहेगा क्या आपको? नहीं है भाई, 0 का तो मैं किसी में मल्टीप्लाई करूँ वो तो 0 ही रहेगा, और 1 का भी किसी में मल्टीप्लाई करूँ वही वैल्यू देगा आपको। तो 1 2 3 4 2 3 4, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? मल्टीप्लाई किया, अब मल्टीप्लाई करना है, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखो, 2 का 2 में मल्टीप्लाई 4, कोई डाउट नहीं। चलो 5 आए या बड़ा है तो देखना है। 2 3 जा 6, 2 इंटू 3 होता है बच्चों 6, 5 से बड़ा है, तो 6 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तब शेषफल कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 1। तो यहाँ पे इस बार 1 आएगा, नहीं कि 6। बात समझ आई या नहीं आई? रिपीट कर रहा हूँ, 2 इंटू 3 6 होता है, लेकिन जब आप 6 को 5 से डिवाइड करोगे, 5 से भाग दोगे, तब बच्चों जो रिजल्ट आएगा, जो शेषफल आएगा, जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा आपका 1, और वो यहाँ लिखना है। ठीक है, 2 4 जा 8, 2 इंटू 4 कितना होता है, 8। 8 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो शेषफल कितना आएगा, 3। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, डिवाइड करो तो शेषफल 1। 3 इंटू 3 9, 9 को 5 से डिवाइड करो तो 4 आएगा। 3 इंटू 4 12, 5 से डिवाइड करोगे तो शेषफल कितना आएगा, 2। तो शेषफल लिख रहे हो आप, रिमाइंडर लिख रहे हो, याद रखना। 4 इंटू 2 होता है 8, 8 को 5 से डिवाइड करोगे तो शेषफल आएगा 3। 4 इंटू 3 12 यानी 2, 4 इंटू 4 16 अर्थात 1। तो कंप्लीट हुआ? कोई डाउट है यहाँ तक? मल्टीप्लाई समझ आया होगा? बस थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस हो जाती है कि उसके अंदर आपको माइनस करना होगा, इसके अंदर डिवाइड करना होगा, उसके अंदर जो माइनस करने पर रिजल्ट आता है वो लिखा जाएगा, और इसके अंदर सॉरी बच्चों, और इसके अंदर डिवाइड करने पर जो शेषफल आएगा वो लिखा जाएगा। ठीक है, इतना कवर हुआ। अब आगे देखो इसको, अब वही जांच करते हैं बच्चों, साचर्यता तत्सम क्रम विनिमय प्रतिलोम। तो सबसे पहले देखो साचर्यता, थ्री और 4, 3 4 2 आया, 2 इंटू 2 कितना आया, 4, देख सकते हो टेबल से। ठीक है, इसके बाद 2 इंटू 3, 2 और 3 का कितना आया, 1,
और 1 का 4 के साथ आया 4, दोनों टाइम इक्वल है तो साचर्य है। अब बारी आती है तत्समक। एक को मैं किसके साथ ऑपरेट किया, एक किया, एक के साथ, 2 का 1 के साथ 2, 3 का 1 के साथ 3, 4 का 1 के साथ 4, अर्थात यहाँ से स्पष्ट हो रहा है बच्चों आपका जो तत्समक है वो कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि आप देख सकते हो एक का किसी में गुणा करो वही एलिमेंट आता है। ठीक है। प्रतिलोम, प्रतिलोम के लिए बच्चों आपको क्या करना होगा, आपको वो अवयव देखना है जिसको किसी के साथ लगाने पर 1 आ रहा है। तो देखो 0 को किसके साथ लगाने पर 1 आ रहा है, 0 को किसके साथ लगाने पर 1 आ रहा है, तो आ ही नहीं रहा है, अर्थात 0 का प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। हाँ, 1 का 1 के साथ 1 आया, 2 का 3 के साथ, 3 का 2 के साथ, 4 का 4 के साथ 1 आया। आई बात समझ में। लेकिन 0 का प्रतिलोम यहाँ पे विद्यमान नहीं है, तो आप लिखोगे प्रतिलोम प्रत्येक अवयव का एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ये ए बिलोंग एस है तो ए इनवर्स भी एस से बिलोंग करेगा। कब, इन वन कंडीशन व्हेन ए इज नॉट इक्वल क्या हो, 0। तो देख सकते हो बच्चों 1 का प्रतिलोम 1 है, 2 का 3 है, 3 का 2 है और 4 का प्रतिलोम क्या होगा, 4 होगा। क्रम विनिमय आप जानते हो बच्चों, गुणन है जो आपका क्रम विनिमय होता ही है। 2 × 2 4 है, 2 × 3 1 है, तो 3 × 2 भी कितना है, 1। आगे बात समझ में। तो एक क्रम विनिमय है। हाँ, सिर्फ प्रतिलोम एक अवयव 0 का एग्जिस्ट नहीं करता। तो बच्चों बताइए इस लेक्चर में हमने जितना भी पढ़ा वो आपके समझ आया या नहीं आया। तो बच्चों मेरी तरफ से लगभग आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट है। तो बच्चों जो मेरे अकॉर्डिंग जो इसके बढ़िया क्वेश्चन थे वो मैंने सारे आपको करवा दिए, जो एग्जाम्पल लगे मुझे बढ़िया करवाने वाले वो करवा दिए, सारा बेसिकली कंसेप्ट आपका क्लियर करवा दिया, सारी चीज़ें आपको बताई जा चुकी है। ठीक है। तो अब बच्चों जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हम स्टार्ट करेंगे लिमिट। ठीक है। हाँ बच्चों, पहले ये था कि भाई या तो वेक्टर या इंटीग्रेशन स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन एक बार इंटीग्रेशन थोड़ा लेंथी चैप्टर है, अगर यदि एक बार वो स्टार्ट कर दिया तो फिर बच्चों हम किसी और चैप्टर के ऊपर एक बार नहीं आ पाएंगे। इस वजह से जो आपके मेन जो बेसिक कंसेप्ट वाले चैप्टर जिनमें बेसिक थ्योरी ज़्यादा है, पहले यदि वो कवर करवा दिए जाए, क्योंकि बच्चों मैट्रिक्स किसी के माइंड में मैट्रिक्स बच्चों ऐसा चैप्टर है जो कभी भी कंप्लीट करवाया जा सकता है, ज़्यादा आपको माइंड लगाने की जरूरत नहीं है। वेक्टर आपका फिजिक्स से में पढ़ा हुआ है, रिलेटेड चीज़ है। हाँ, लेकिन लिमिट है वो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, वो बच्चों उसका बेसिक स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। इस वजह से एक बार हम लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी उस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जो आपका 6th चैप्टर है। इसके बाद आप कहोगे तो इंटीग्रेशन या वेक्टर टॉपिक स्टार्ट कर लिया जाएगा। ठीक है। क्योंकि बच्चों मैं ये चाहता हूँ कि उनको एक फ्लो में लेकर चले हम, भाई वेक्टर है तो वेक्टर जैसे 13 14 है तो वो एक साथ करने पड़ेंगे, और लिमिट इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन के बाद जो 2-3 एक्सरसाइज है जो आपकी 9 10 11 12 है वो फिर चलो एक साथ ही होगी। तो इससे जो एक दूसरे लेक्चर में आपका जो अवकलन वाला पोर्शन चल रहा है, भगत सिंह जी जो आपको करवा रहे हैं, तो एक बार आप अवकलन को स्ट्रॉन्ग करिए, उसके बाद हम इंटीग्रेशन पे आ जाएंगे। ठीक है। अवकलन जैसे ही कंप्लीट होगा तब तक आपका लिमिट वाला टॉपिक मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, और पढ़ाई जारी रखिए। कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछिए। और बच्चों यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।